मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी ख़ानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा। मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था। मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है। मोहम्मद बिन कासिम पे दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, अच्छा जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है, अच्छा। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कायनात का एक अजीब गरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बना और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जब बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो लिया बाद में, यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था। तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतने कर दिए। मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना। रियासतों के तो मजहब नहीं होते, ठीक है, मजहब तो इंसानों के होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसानदेह हो। ठीक है, सबको मसलन सैलाब सेकुलर है, हाँ ठीक है। वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है। वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है, वो आपसे ये बात नहीं करेगी। पैनाडोल सेकुलर है, हाँ। दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। ठीक है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या मज़ाहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये चाहें कि इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लें, तो ये इनके पास में नहीं। ये मुमकिन कैसे है भाई? हमारे पास आइटम बम बनाने के बाद भी अगर फौज रखने का फौज ने जवाब बनाया हुआ है तो वो इंडियन दुश्मनी है ना। अगर इस खित्ते में हमारी इंडिया से दुश्मनी खत्म हो जाए तो इस खित्ते में हमारी तो दुश्मनी की चीजें नहीं रह जाती। तो अच्छी बात नहीं। जबकि इंडिया की फिर भी रहेगी चाइना के साथ। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है ना, उसके पास फौज रखने का जवाब होगा। हमारे पास तो वो जवाब भी खत्म हो जाता है, हमें आर्मी डिसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या ये अदारे डिसाइज होंगे? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा जमशेद इमाम साहब। इंटेलेक्चुअल हैं और हिस्ट्री के ऊपर बहुत नॉलेज है, बहुत डीप है। इनसे आज बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम हमारी टेक्स्ट बुक में बताया जाता है कि हीरो है, लेकिन क्या रियलिटी में वो हीरो था? इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आज से हम पीछे हिस्ट्री में जाएँ, अपनी पहले नस्लों की तरफ जाएँ, तो हम कोई सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई हिंदू कम्युनिटी से, लेकिन क्या वजह है कि मानने से इनकार किया जाता है DNA रिपोर्ट्स के बावजूद भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक सर है? मैं फिट फाट, आप बताएं कैसे हैं? मैं खैरियत से। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। वैसे तो आपके कॉलम्स वगैरह पढ़ते रहते हैं सर। टॉपिक ये है कि सबसे पहले ये बताइएगा, मोहम्मद बिन कासिम ये नाम है, क्या इसका मतलब अगर बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी पर्सनैलिटी राजा ताहर, हीरो कौन है और विलन कौन है? देखिए, बात यह है कि एक हीरो और विलन वो होते हैं जो हिस्टोरियन लिख देते हैं। ठीक है। जो उस दौर का हिस्टोरियन लिख देता है, मौरख लिख देता है, वो डेफिनेटली जो पुरानी तारीख होती है, जो सेहत की तारीख होती है, वो हमेशा दरबारी मौरख लिखता है। ठीक है। जब दरबारी मौरख तारीख लिखता है तो वो फिर दरबार की हमायत में लिखता है। तो डेफिनेटली जिन्होंने उस वक्त तारीख लिखी उन्होंने फातेह की तारीख ही लिखनी थी। मफ्तू की तो नहीं लिखनी थी, जिसे शिकस्त हो गई थी उसकी तो नहीं लिखनी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो था वो लिखा सारा कुछ। ठीक हो गया। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि
मोहम्मद बिन कासिम अरबों का था हीरो, ठीक है। खानदान बनु उमैया का हीरो था, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस वक्त मुसलमान एक्सपैंड कर रहे थे, फैल रहे थे, दुनिया में से निकल रहे थे। जो बुनियादी क्वेश्चन है ये कि वो हमारे बच्चों के सिलेबस का हिस्सा कैसे बना, क्यों बना और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये सवाल है। हमने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना के क्यों पेश किया। हाँ। और जो हमारे अपने खित्ते का बेटा था जिस पर हमला हुआ, राजा ताहर, देखिए ना, आज हम गजा में चीख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये गलत है, वो बच्चों अटैक हो गया। का होलोकास्ट है, ये होलोकास्ट हो रहा है, ठीक है। ये जदीद होलोकास्ट है जो इस बार जो है यहूदी खुद कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों का कत्ल हो रहा है वहाँ पे, औरतों का कत्ल हो रहा है, जवान मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं है वहाँ पे, भूख है, नंग है, और बच्चे का तो जंग से ताल्लुक ही नहीं होता, तो हम चीख रहे हैं। तो इसका मतलब है मोहम्मद बिन कासिम ने भी अटैक किया या हमला किया और Yes, यहाँ पे देखिए, ये तो खुद उनके मुअर्रिख, उनके दरबारी मुअर्रिखों ने भी लिखा कि हमने इन्वेड किया, और उन्होंने वजह बताई कि जी वो हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों और बच्चों का जहाज सिंध के समुंदर के पास से गुजर रहा था, तो सिंध के साहिली डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। तो उनमें से एक औरत ने गवर्नर कूफा हज्जाज बिन यूसुफ के, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का ससुर था, उसके नाम की दुहाई दी। तो उसके बाद उसने इन्वेड का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, तो उसने पहले रिफ्यूज़ किया, मगर हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे यकीन दिलाया कि जितना रुपया आपका मुहिम पे खर्च आएगा उससे दोगुना मैं खजाने में जमा करवाऊंगा। ठीक है। तो उसने इजाज़त दे दी, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हिंदुस्तान पे हमलावर हुआ। और डेफिनेटली मुसलमान उस वक़्त एक बहुत बड़ी अम्पायर की शक्ल जो थे इख्तियार कर चुके हुए थे। ईरान फतह हो चुका हुआ था, सुपर पावर जो थी वो। ठीक है। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये भी है कि हमें जो हिस्ट्री है वो बताई गई है, जो उस टाइम पे दरबारी हिस्ट्री लिखी गई, वो जो रियलिटी है, जैसे कि यहाँ पे अगर लाहौर में कोई आता है, अटैक करता है और यहाँ के बशिंदों मुकामी के ऊपर जुल्म करता है, तो उसे हम हीरो कह दें, तो ये आपको। हाँ, हम उसे भी हीरो कहते हैं। महमूद गजनवी ने जब लाहौर फतह किया, तो लाहौर को उसने आग लगवा दी थी, पूरे लाहौर को। और जो फौज भेजी थी उसने हिंदुस्तान लाहौर को आग लगाने के लिए, वो ऑरेंज आर्मी थी। तो जब यहाँ के मुकामी लोग या कत्ल हो गए या भाग गए, तो उसके बाद इसने अफगानिस्तान से पूरी कौम कबीला बुलाया और उसे लाहौर में आबाद किया। और वो भाट कबीला था, ठीक है, जिसके नाम से ये बाटी दरवाजा है। ठीक है। तो ये 1000 साल पहले की बात है। तो हम उसे भी हीरो बना के पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हालांकि वो हमारे अपने शहर के लोगों का कातिल है। वो 1000। लेकिन असल हीरो कौन से हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूँ हिस्ट्री को कि असल हीरो कौन है। असल हीरो तो अपना जो सन ऑफ द लैंड होते हैं, जो सोल ऑफ द लैंड होते हैं, जो मट्टी के बेटे होते हैं, वही होते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल राजा ताहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। और अभी ये 2 दिन पहले ये गुजरा है, मतलब वो शहीद भगत सिंह के हवाले से। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, अच्छा, जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। हमारा हीरो जो है वो भगत सिंह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो यही चीजें अगर हमें बताई जाए तो इसमें लेट्स सपोज मतलब क्या प्रॉब्लम क्या, देखिए प्रॉब्लम आई कहाँ पे। अच्छा, प्रॉब्लम आई सिर्फ साहब उस वक़्त है जब 14 अगस्त 1947 के बाद कायदे आज़म की डेथ हो गई, वो दुनिया से जल्दी चले गए, तो पाकिस्तान काबू आ गया लियाकत अली खान के। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, करारदाद मकासद कि जी हम ये मकासद तय करें कि ये पाकिस्तान बनाया क्यों गया है। यानी कि ये कायनात का एक अजीब व गरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बने और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जब बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो लिया बाद में, यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था। तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतरे कर दिए, मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना। रियासतों के तो मजहब नहीं होते, ठीक है, मजहब तो इंसानों के होते हैं ना। ऐसे ही है। रियासतों का तो कभी मजहब नहीं होता। मजहब पाकिस्तान का मतलब क्या? ये तो वो एक शायर था असगर सौदाई, उसने लिखा था। अब जिस शायर के नाम के साथ ही सौदाई लिखा हुआ है, पागल, ठीक है ना। तो एक पागल आदमी का कलाम जो था उसे आपने अपना कौमी स्लोगन बना लिया
तो फिर आपकी ज़हनी हालतें भी जो है वो मुश्किल होगा। सवाल तो ये है कि क्या मिस्टर जना ने जो पहली तकरीर की दस्तूर साज असम्बली में 11 अगस्त 1947 को, जो आज भी आप इंटरनेट पर गूगल करें और कायदे आज़म की जो स्पीच है 11 अगस्त 1947 में निकालें, सुने, उसे पढ़ें, तो उसमें तो मिस्टर जना कह रहे हैं कि रियासत का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ऐसे ही है कि किसी शहरी का मजहब क्या है। नहीं, आप अपने मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में जा रहे हैं। ये बाद में जब आपने रियासत के खतने किए, इस रियासत को इस्लाम कबूल करवाया, तो और उसके पाकिस्तान बाद का मतलब ला इलाहा बनाया, तो उसके बाद आपको वैसी आवाम भी बनाने की जरूरत पड़ी। माइंडसेट, वो माइंडसेट जो बनाना था आपने, तो वो स्टेट डेफिनेटली सिलेबस के जरिए बनाती है। अब मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, तो डेफिनेटली अब मैं भी एक उम्र रसीदा आदमी हूँ, तो जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है, उसमें अशोक का जिक्र था, मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, ठीक है, 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है, मोहम्मद बिन कासिम पे। दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। तो वो 1000 साल की हिस्ट्री अगर कोई किसी ने जाननी हो, मैंने जाननी हो, तो मैं आपसे सवाल करूं सर, वो 1000 साल क्यों बीच में से, क्या उसमें हिस्ट्री? सर बात ये है कि उस 1000 साल में इस्लाम नहीं है ना, मुसलमान नहीं है। हाँ। चूंकि और आज आपकी हिस्ट्री की जो किताबें, आपकी सिलेबस जो है उसमें नहीं है, वो अशोक नहीं है, चंद्रगुप्त। पहले इसलिए था कि बांग्लादेश आपके साथ था, ठीक है, बांग्लादेश में हिंदुओं की बहुत बड़ी अक्सरियत थी, ठीक है, ये सिंध आपका हिंदुओं से बड़ा लेकिन अब तो हिंदू यहाँ से भी चले जा रहे हैं, खत्म हो वो तो गए। खैर एक अलग रियासती एक जबर है जिसके जरिए मैं बहरहाल उसको भी कंडेम करता हूँ, बतौर इंसान, बतौर एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं उसे कंडेम करता हूँ कि एक पाकिस्तानी शहरी जो है उसका पाकिस्तान की हर चीज़ पे हक है, बिल्कुल है, उसका पाकिस्तान के तमाम वसाइल पे हक है, उसका तालीम पे हक है, उसका रोजगार पे हक है, और इक्वल हक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हक होता ही बराबर का, वरना हक भी नहीं होता। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, जो शख्स 2 बच्चों की तालीम में फ़र्क करता है, जो रियासत 2 बच्चों के रोज़गार में फ़र्क करती है, जो रियासत 2 बुज़ुर्गों की सेहत में फ़र्क करती है, वो रियासतें फिर बर्बाद हो जाती है। तो ये चीज़ तो हम वैसे देख भी रहे हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, अक्सर हम किसी से पूछते हैं कि भाई देखें इस्लाम तो आया 1400 साल पहले, या मतलब इससे पहले, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें यहाँ की बरसगीर में, हिंदुस्तान में, तो इस्लाम आया कुछ टाइम पहले। उससे पहले जो हमारे बड़े थे वो किस मज़हब से बिलोंग करते थे, तो हम ये कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो आई अरब से हैं, हम तो है ही, मतलब ये मुस्लिम, शुरू से ही मुस्लिम थे। क्या समझते हैं? अभी इवन मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है, उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। तो अगर वो लोग वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई इशू है अगर हम थे? नहीं, अब देखिए ना, वो अगर उन्होंने ये कहा कि वो चौहान है, बिल्कुल उन्होंने ये बोला, राजपूत है, मैंने वो क्लिप नहीं देखा, आपने देखा तो आपकी बात को बुनियाद बना के जी, अगर उन्होंने कहा है कि वो चौहान है, तो फिर तो उनका ताल्लुक पृथ्वीराज चौहान से हुआ ना जी, वो यही बता रहे तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो तो मुसलमान नहीं था। जी बिल्कुल, ठीक है, तो गुजारिश ये है कि फिर उनको अपना जो ताल्लुक है वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं, अच्छा अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है, ठीक है, मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ, अच्छा, मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जबरदस्त सर, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ किसी से लाइव, मतलब नहीं, हम अपने माजी से कैसे छुड़ा सकते हैं? मेरे बुजुर्गों ने 1702 में इस्लाम कबूल किया, तो क्या 1702 से पहले जमीन पे इंसान मौजूद नहीं था? इंसान थे ना, बिल्कुल थे, कन्वर्टेड थे ना। हाँ। इवन के मक्का में भी कुफार थे, वही मुसलमान हुए ना। सहाबा कराम जो थे वो पहले तो रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे, ठीक है, जब वो कुर्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए तब उन्होंने अपना मजहब बदला या तब्दील किया। तो एक बात याद रखें, जिंदगी में मजहब बदलने से जमीन पर हक मलकियत खत्म नहीं होता। ठीक है, हम ये कहते हैं कि चूंकि आप लोग का मजहब जो है वो कोई और है, मेरा मजहब कुछ और है, ये रियासत इस्लामी है, सो मुझे यहाँ पे राइट ज़्यादा है। नहीं, हम इक्वल सिटीजन है।
आप दो बच्चों की तालीम में, सेहत में फर्क नहीं कर सकते। लेकिन सर फर्क तो नजर आता है, जैसे देखें पाकिस्तान की कोई भी टॉप रैंक पोस्ट पे कोई भी मिनॉरिटी खास वो तो तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ। लेकिन वो तो मैंने आगाज में एक लफ्ज कहा, आपने उस पर गौर नहीं किया। जी। मैंने ये कहा कि आपने रियासत के खतरे कर दिए। हाँ जब आपने खतरे रियासत के कर दिए तो रियासत किसी एक अदारे का नाम तो नहीं होता, बिल्कुल है। रियासत अदारों के जाल को कहते हैं। तो वो तमाम रियासती अदारों के खतरे हो गए साथ, हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही। वहाँ पे फिर डेफिनेटली उन लोगों की तो गुंजाइश खत्म हो गई। तो आइन में भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लिबरल और सेकुलर हुक्मरान ने भी जब अपना आइन बनाया 74 का, तो 73 का, तो उसने उसमें ये सारा कुछ शामिल किया ठीक कि है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो नहीं हो सकता, कोई नॉन मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। ठीक है। इवन प्राइम मिनिस्टर जो है वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। मगर है। बात जो है वो बात कहीं और भी है ना। क्या बात यह है कि 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव करवाई, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने 74 की एजुकेशन पॉलिसी में ये शामिल करवाया कि इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़ विल बी टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। बिल्कुल ऐसे। इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान को कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दिया, और 74 से लेकर 77 तक तो भट्टो साहब खुद ही चले गए जुलाई 77 ठीक में। है। तो उसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट काम आए ज़ियाउल हक के। फिर ज़ियाउल हक ने आपका सिलेबस बदला, फिर उसने अपनी मर्जी की इस्लामियात पढ़ाई, अपनी मर्जी का मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया, जिसके नतीजे में ये शाहदोलों के चूहों की एक नस्ल जो है जिहाद की वो भी एक- पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है। जहाद की जो ज़ियाई इंटरप्रिटेशन है वो इस्लामी इंटरप्रिटेशन नहीं है। अच्छा सर, इधर एक सवाल ये भी है कि जो मजहब जो इस्लाम हमें पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो रियलिटी में वैसा ही है कि या हमें बस हमारे जो सा इस एरिया के हवाले से या हमारे जो हुक्मरान है जो इस पाकिस्तान को या इस कंट्री को चला रहे हैं उनकी मर्जी के मुताबिक हमें मजहब पढ़ाया जाता है, उसी के मुताबिक हमें एक मतलब जज्बाती सी स्टेटमेंट सर तन से जुदा। क्या यूएई में इसी तरीके से इस्लाम है? क्या सऊदी अरेबिया में इसी तरीके से इस्लाम है? ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके मुल्क में जो एजुकेशनल सिस्टम है वही 5 तरह के, अच्छा वही तबकाती निज़ाम तालीम है। भाई आपका बच्चा टाट के स्कूल में भी पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद गली मोहल्ले का प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, उसके बाद मदरसा जो है वो अलहदा चल रहा है साथ, उसमें देवबंदियों का, बरेलवियों का, अलहदी साहब के मदरसे अपने अपने अलहदा चल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है A क्लास जो है कॉलेज, जी ठीक है, उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हाई क्लास एचएसएन कॉलेज आ जाता है, उसके बाद ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है ये आ जाते हैं। ये आ जाते हैं। तो आपने जो एजुकेशन है आपने वो तबकाती बुनियादों पर डिफरेंट दे रहे हैं लोगों को, बच्चों को, और तवक्को ये कर रहे हैं कि तमाम बच्चे एक जैसा रिजल्ट देंगे, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो कंट्रीज हमारे साथ ही आज़ाद हुए या हमारे साथ ही उन्होंने तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हम फिर अलहदा हो गए, हमने भी 1947 में, इंडिया ने भी 1947 में, चाइना ने भी उसके कुछ टाइम बाद अपना सफ़र स्टार्ट किया। क्या अब सभी जो ये 3-4 कंट्रीज़ हैं इनकी सोच या इनकी यूथ या इनका एजुकेशन सिस्टम एक जैसा आपको नज़र आ रहा है? वो अगर आगे हैं तो कैसे आगे चले गए? क्या उन्होंने अपने एजुकेशन के ऊपर वर्क किया, और हम अगर पीछे हैं तो कैसे पीछे रह गए? देखें, सबसे चाइना के साथ तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। ठीक है। चाइना को कहा जाता था ओपियम ईटर एंड डे स्लीपर। अच्छा। अफ्यून खाते थे और सारा दिन सोते थे। ठीक है। और आज वही चाइना? तो आज वो चाइना आपके सामने है। ठीक है। ठीक है। और इंडिया? तो मैं इंडिया का भी बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चाइना बना एक इनकलाब के नतीजे में, ठीक है। और जो चीज़ें इनकलाब के नतीजे में बनती हैं वो पुरानी इमारत गिरा के तो नहीं बनाती। ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के साथ मसला ये था कि इन्होंने पुरानी इमारत को ऑन किया, गिराया नहीं, नया नहीं बनाया। इन्होंने उसी पुरानी इमारत में रहना शुरू कर दिया, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी। और ये जो, क्योंकि वो 47 के बाद जब 50s में उनका जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो जब उन्होंने अपना वो आइन बना लिया तो वो एक सेकुलर आइन था, और उनकी सारी तरक्की का राज उनका वो सेकुलर आइन था। आपने ये बोला कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे था, और उनकी तरक्की जो आज तक उन्होंने जितनी कामयाबी हासिल की है उसकी बेस ही वो है। पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कहा तो यही गया कि भाई यहाँ पे सब आज़ाद हैं, कहा ये गया कि कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, कोई जहाँ पे नहीं क्या गया, नहीं, कायदे आज़म ने ये कायदे आज़म ने कहा था। 73 का आइन नहीं ये कहता। अच्छा, 73 का आइन क्या कहता है? 73 का आइन तो ये नहीं कहता ना
73 का आइन तो जब ये कहता है कि आपका वज़ीर आज़म मुसलमान होगा और आपका सदर मुसलमान होगा, तो आपने एक बच्चे को जो किसी गैर मुस्लिम के घर पैदा होता है उसे तो पैदाइशी होते साथ रियासत पाकिस्तान का आला तरीन ओहदों से महरूम कर दिया, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी टैलेंटेड हो। तो आपने तो उसे बुनियादी तौर पर उसके फंडामेंटल राइट्स पे जो है वो हमला कर दिया। बुनियादी जो है 73 का आइन भी तजादात का मजमूआ है। वही आइन कह रहा है कि किसी शहरी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, किसी शहरी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। वही आइन कह रहा है कि गैर मुस्लिम जो है वो इन ओहदों के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक हो गया। तो और दूसरी साइड पे हम देखते हैं उधर हमें इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे 3 से 4 जो हैं वो प्रेसिडेंट मुस्लिम नजर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके सेकुलरिज्म। एक्चुअली यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो मजहबी लोगों ने पहुंचाया है। ठीक है। सेकुलर का मतलब जो है वो लादीन या मुल्हिद नहीं होता मेरे नजदीक, जो मुझे सेकुलरिज्म समझ आया। सेकुलरिज्म का मतलब सेकुलर कहते किससे है? सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसानदेह हो। ठीक है। क्या यकसा मुफीद या उसका फायदा हो या नुकसान हो, और यकसा हो सबको। हाँ सबको। मसलन सैलाब सेकुलर है, हाँ ठीक है, वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है, वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है, वो आपसे ये बात नहीं करेगी। पेनाडोल सेकुलर है, दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या मज़ाहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है। उनके रियासत की नज़र में इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट होने चाहिए। आपने मुख्तलिफ तजर्बे किए, नाकाम हुए, आज आपके सामने है ये जो आपके आज आप के गले में पड़ा हुआ इमरान खान, ये आपने ही तैयार किया ना। और भी बहुत से इश्यूज हैं। नहीं, एक इशू यही है ना अभी तो। ठीक है। अभी तो यही नहीं ना आपके गले में फंसा हुआ है। तो ये आपने खुद जब मजहब की बुनियाद पे तैयार किया, और मजहब की बुनियाद पे जब लोग तैयार हो जाते हैं तो वो बहुत खौफनाक। इससे पहले आपको तालिबान के तजर्बे से सीखना चाहिए था। वो किसने तैयार किया? उन्हीं ना, तो वो हालांकि वो तो पहाड़ों पे थे, उसके बाद आपने दूसरे तालिबान शहरों में तैयार कर लिए। तो फिर वो तो आपका 9 में भी होगा, फिर इस तरह दूसरे मामला भी होंगे, आपको सफर करना पड़ेगा। नहीं सर, एक कंसेप्ट ये भी दिया जाता है या बताया जाता है कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी ट्रेंड की जाती हैं, सारी कंट्रोल्ड होती हैं। आप इस चीज से एग्री करते हैं? मतलब अगर एक साइड पे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, एक साइड पे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, यहाँ पे भी जी पाकिस्तान में भी जमहूरियत है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है, फर्क है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, अच्छा, पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एजेंटोक्रेसी है जो मुख्तलिफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन विल ऑफ द पीपल, लोगों की ख्वाहिश, लोगों की मंशा। क्या जो आज के हालात है ये लोगों की ख्वाहिश है? नहीं, बिल्कुल ये महंगाई लोगों की ख्वाहिश है, ये भूख नंग लोगों की ख्वाहिश है, ये बेरोजगारी लोगों की ख्वाहिश है, ये लाकानूनियत लोगों की ख्वाहिश है, ये चोरियां, ये डाके, ये कत्ल, ये लोगों की ख्वाहिश है। सो इट्स मीन कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। क्या ये हुक्मरान लोगों की ख्वाहिश है? नहीं, क्या ये अदारों का जो किरदार है ये लोगों की ख्वाहिश है? ऐसे ही है। So it is all it's not the will of the people. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, एजेंटोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कह के तो हम डेमोक्रेसी की तौहीन करते हैं। लोगों की मर्जी, लोगों की मंशा, लोगों की विल को डेमोक्रेसी कहते हैं। और आसान लफ्जों में आप कहें अगर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन करेंगे तो जो अवामी आमरीयत का नाम जमहूरियत होता है। अवामी आमरीयत का नाम बिल्कुल जमहूरियत होता है कि अवाम का जो फैसला हो वो आखिरी फैसला हो। तो ये तो क्या पाकिस्तान में अवाम की मर्जी चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलती। देखिए, आने वाले टाइम में क्या हमें हल्का सा होश था जब हमने 77 का इलेक्शन देखा, 77 का इलेक्शन। तो उसके बाद सारे इलेक्शन हमने होश में देखे, तो हमें तो पता है सारे इलेक्शन कैसे होते रहे। ठीक है, नताइज कैसे बदलते हैं, नतीजे कैसे बदलते हैं, कैसे अदारों का, ये सब तकलीफ थे। सर मुझे ये बताइएगा आने वाले टाइम में IMF का क्या रोल पाकिस्तान में देख रहे हैं? बल्कि भी मौजूदा वक्त में जो सुनने में आया कि शराइत हैं, बहुत भारी भरकम शराइत हैं जो IMF ने पाकिस्तान के सामने रखी हैं। उसमें से एक शर्त यह है कि CPEC के ऊपर काम नहीं करोगे, CPEC का काम खत्म हो जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा। देखिए, CPEC पे तो आपकी फौज कंप्रोमाइज नहीं करेगी। ये तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ठीक है, CPEC तो कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। अच्छा, ये तो लेकिन ये शराइत में सुनने में जो मर्जी करें। देखिए,
सुनी सुनाई बात को सवाल नहीं बनाते। ठीक है। ठीक है ना, जब वो आएंगे लिखी हुई तो फिर बात कीजिएगा, फिर उस पर बात करके देख लेंगे। ठीक हो गया। सी पैक इमरान ने 3.5 साल रोका ना। चौथे दिन उन्होंने इमरान के जाने के ठीक 4 दिन बाद वो एक्टिवेट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है कौन है जो चाह रहा है कि ये चले? पाकिस्तान की आर्मी चाह रही है कि वो चले, ऐसे ही ठीक है है। ना। तो बाकी हुक्मरानों की क्या है औकात या क्या हैसियत है कि ये सी पैक नहीं रुकेगा। ठीक हो अगली गया। बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है ऐसे ना। ही है। तो मैं ये समझता हूँ, और अब ये समझने में मैं अपने आप को हक बजाना भी समझ रहा हूँ कि इन सफ़ेद हाथियों से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। जितने भी इदारे हैं या हाँ, जितने भी खास तौर पे पीआई की बात करें, यहाँ पे बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल। रेलवे प्राइवेट हो गई, इसके बाद स्टील सर, मिल, तो ये गुजारिश- तो फॉर सेल ही हो गया ना सारा। नहीं, ये फोर सेल तो है, मगर सवाल ये है कि एक चीज़ जो है वो उसके लिए आपको 500 अरब 600 अरब सालाना खजाने से निकाल के उनको देना पड़ता है। तो बेहतर है कि वो लोगों को वो आप भेज दें, आपका वो 600 अरब डॉलर तो बच गया ना। वो एजुकेशन पे खर्च करें, वो हेल्थ पे खर्च करें, वो रोजगार पे खर्च करें। इसके अलावा जो उससे मुनाफा जो वो पैसा आएगा वो इन्वेस्ट होगा ना पाकिस्तान में। और रहेगी भी वो सारे पाकिस्तान के साथ से प्रॉपर्टी पाकिस्तान की रहेगी, ऐसा तो देखिए नहीं। अभी जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर बनाया अब्दुल अलीम खान, वो बहुत सीधक आदमी है, ज़हीन आदमी है, बेहतर आदमी है, और मैं समझता हूँ कि वो इस पर बेहतर डिसीजन करेगा। और फिर प्राइवेटाइजेशन में तो 1 जुलाई 1996 को बीबी साइन करके गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ठीक है। 1990 में आप WTO का हिस्सा बने, तो आप तो एक अल्ट्रा कैपिटलिज्म के अंदर फंस गए हुए हैं। ठीक हो गया। सवाल ये है कि आपके वक्तन फवक्तन इक़्तिदार में आने वाले हुक्मरानों ने अपनी ज़ात के बारे में सोचा, पाकिस्तान की अवाम के बारे में नहीं सोचा, और ये अवाम जो थी दलदल में फंसी चली गई और अब ये गर्दन तक आ गई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 ही सूरतें हैं, या तो इन्हें मुकम्मल गर्क करेंगे तो या फिर हम यहाँ से निकल आएंगे। अच्छा, मतलब और आपको कौन सी ऑप्शन जोन सी है या कौन सी सूरत ज्यादा वाज़े क्लियर नजर आ रही है आपके ख्याल से? मैं हमेशा उम्मीद तो बेहतरी की रखनी चाहिए। नहीं, उम्मीद तो हमेशा बेहतरी की ही रखनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी, मगर आपके पास बेहतरी की उम्मीद रखने के लिए कोई अकली जवाब भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क अब उनके पास है जो इसके असल हाकिम है। ठीक हो गया। ठीक है ना। सर अभी तो जो असल हाकिम है वो इसे चला भी लेंगे, अब चला लेंगे। चले, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान चले, चाहे कोई पार्टी चलाए या कोई इदारा चलाए, पाकिस्तान चलना चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए। खबर ये भी आ रही थी, इसहाक डार साहब जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है, फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये बोला है कि भाई अपने रिलेशन हम नेबर के साथ ठीक करेंगे, ट्रेड फौरन जितनी जल्दी हो सका इंडिया के साथ रिज्यूम करेंगे, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। और एक दिन पहले खबर ये आती है कि अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड हम रोक देंगे अगर अफगानिस्तान जो है वो इस तरीके से मरसद करेगा। तो क्या समझते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड हो पाएगी? और इंडिया और अफगानिस्तान, हाँ, चाइना, आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके सियासतदानों के बस में नहीं है। अच्छा, ना उनकी औकात है कि वो उसे तय करें। अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये चाहें कि इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लें, तो ये इनके पास में नहीं। ये मुमकिन कैसे है भाई? हमारे पास आइटम बम बनाने के बाद भी अगर फौज रखने का फौज ने जवाब बनाया हुआ है तो वो इंडियन दुश्मनी है ना। अगर इस खित्ते में हमारी इंडिया से दुश्मनी खत्म हो जाए, जो नैरेटिव एक बनाया, जो पब्लिक का माइंडसेट बनाया, जो भी बनाया, तो अगर हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी खत्म हो जाए तो इस खित्ते में हमारी तो दुश्मनी की चीजें नहीं रह जाती। तो अच्छी बात नहीं। जबकि इंडिया की फिर भी रहेगी चाइना के साथ। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है ना। उसके पास फौज रखने का जवाब होगा, हमारे पास तो वो जवाब भी खत्म हो जाता है, हमें आर्मी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या ये अदारे डिसाइड होंगे, करेंगे, अपने आप को नहीं करेंगे? इसका मतलब है रिलेशन या ट्रेड नहीं हो सकती, या होगे भी वक्ती तौर पे। ट्रेड होगी, कंडीशनल होगी, कभी खुल जाएगी, कभी बंद हो जाएगी। वो ऑक्सीजन नहीं होता, मरीज को लगाते हैं, हाँ। ऑक्सीजन से वो कभी लगा देंगे, जब सांस बहाल हो जाएगा उतार लेंगे, जब फिर खराब होगा फिर लगा देंगे। ठीक तो है। ये इस तरह तो करेंगे। ये ना हो कि ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर तंग आ जाए और वो कहे कि भाई आप बार बार ये इस तरीके हो से सकता खेल रहे है, हो, और अब हो हम सकता है। वो ऐलान कर दें, अनाउंस कर दें, इंडिया कहते हैं कि हम जो उनसे ट्रेड करना ही नहीं चाहते। और नहीं, इंडिया तो खैर ये कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो सियासतदान है और दुनिया के सभी कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हाँ, और हम तो हमारे साथ तो वो चाहते हैं, बल्कि चाहते क्या है, अब तो यो वो अपनी प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान में बैठ के लड़ रहे हैं ना। ठीक है। अब इंडिया हमारे साथ डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। क्या वजह?
वो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी हुई है ठीक और है। मजीद बड़ी बनने जा रही है। तो वो शायद हमें अफगानिस्तान के लेवल पे रखना चाहते हैं कि भाई इनकी दुश्मनी अफगानिस्तान से हमारे साथ हमारे नहीं साथ है। मतलब वो और अपना ऐसा उनके पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दिए भी हैं। कि हमारा अब आपके साथ कंपैरिजन नहीं है या जंग comparison नहीं है। सर, पाकिस्तान के स्टूडेंट, पाकिस्तान की यूथ, उन्हें कैसे ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो उनसे है इसमें कैसे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है और कैसे इन्हें बताया जाता है कि रियलिटी क्या है, कैसे बताया जा सकता है? सिर्फ मैं एक पाकिस्तानी जिम्मेदार शहरी होने के नाते बच्चों को ये कहूँगा कि सिलेबस पढ़ें ठीक है, पढ़े। सिर्फ पास होने के लिए, अच्छा, गैर नसाबी कुतब का मुताला करें। ठीक हो गया। आपको पाकिस्तान के बारे में, अपने मजहब के बारे में, अपने अकायद हिस्ट्री के के बारे बारे में, में, अपनी पूरी तारीख के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्टिज्म के बारे में, अपने प्रोविंशियलिज्म के बारे में, यहाँ की मसालक के बारे में, उनके तजादात के बारे में, ये सब कुछ आपको गैर नसाबी कुतब से मिलेगा। आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये नहीं देगी। ठीक हो गया। हाँ। बिल्कुल अच्छा लगा सर से बात करके और बड़ी ऑथेंटिक बातें की और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें भी कहीं ना कहीं आंखें खोलने की जरूरत है। जो कोर्स में है, जो टेक्स्ट बुक में है वो पढ़ें। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं उन्हें भी देखने की जरूरत है। दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है और हम किस तरीके से अपने पाकिस्तान को या अपने आप को लेके जा रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। आपको सर की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।